नमस्कार। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ संवाद में आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने हजारों लोगों की आंखों को फिर से रोशनी दी और अपनी समाज सेवा के माध्यम से उन्होंने हजारों का जीवन के सहारा भी बने हैं। मैं बात कर रहा हूं मुंबई के मशहूर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर श्याम अग्रवाल की, जिनका नाम ही चिकित्सा सेवा और समाज सेवा का एक तरह से पर्याय बन चुका है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल इसमें खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर नमस्कार श्रेष्ठ भारत में। और आपका स्वागत है। और साथ में हमारे साथ हैं शैलन जी को मैंने आज अपने साथ रखा है ताकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल से हम अच्छे सवाल कर सकें, अच्छी बातें कर सकें। शैलन जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू। हम दोनों मिलकर डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, मैं तो जब से देख रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा था तब से आप मिलते रहे हैं और मैं भी जाता रहा हूँ। इतना व्यस्त आपका दिनचर्या होती है, इतना कठिन काम भी है, लेकिन जब देखो तो आप एकदम सरल और हंसते मुस्कुराते से मिलते हैं। उसका क्या राज है? देखिए, इसका पूरा श्रेय जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा को। मेरे पिताजी अपने स्कूल के दिनों से ही आरएसएस से जुड़े रहे और घर में बड़े बड़े संघ के अधिकारियों का आना जाना होता था। मैं भी 8वीं क्लास के बाद में फिर संघ की शाखा में जाने लगा और संघ की शाखा में बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, एमएलए, एमपीज आते थे। तो वहाँ पे जैसे मेरा नाम श्याम है तो श्याम जी कहते थे, और हम लोग जैसे टेलीफोन के महानिदेशक थे आरपी शर्मा, तो हम लोग शर्मा जी कहते थे। कभी भी वो जो उम्र का कोई भी भेदभाव नहीं रहा। एक 10 साल का बच्चा और 70 साल का आदमी पहले नाम से जी से संबोधित करता था। तो ये संघ के संस्कार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिससे मतलब लोगों के प्रति ये विनम्रता सब में होनी चाहिए। लेकिन ये कोई पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा बढ़प्पन नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में आगे आना चाहता है, अपने व्यवसाय में या दैनंदिन जीवन में वो लोगों के मन पर अपनी छाप छोड़ना चाहता है, तो सबसे बड़ी कड़ी उसके स्वभाव की होती है। लेकिन इस हंसी में, मुस्कुराहट में, सरलता में आप कभी कभी लोगों को डांट भी देते हैं। वो ऐसा रहता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि किसी जैसे ऑफिस में पानी का गिलास आया पूरा, तो आपने उसको तुरंत टोक दिया। हाँ, मतलब जैसे ये विश्व हिंदू परिषद का मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो विश्व हिंदू परिषद का स्लोगन है कि पानी की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगला महायुद्ध पानी को लेकर के होगा। तो हमारे जितने भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए स्वयंसेवक के अधिकारी हैं, वो उतना ही ग्लास में पानी लेते हैं जितना वो पी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहीं पर, मेरे घर में भी जब कोई मेहमान आता है, हाँ। तो हम लोग उसको आधा ग्लास पानी देते हैं, या एक बोतल में तांबे की बोतल में पानी रख देते हैं और खाली ग्लास रख देते हैं, और उनको कहते हैं कि भाई आप जितना पानी पीना चाहते हैं, जितनी आवश्यकता उतना पीजिए। और घर में भी जब कोई काम वाली बाई होती है, यूजुअली जो घर में काम वाली बाइयाँ आती हैं, मौसी आती है, हम लोग मौसी कहते हैं या दीदी कहते हैं, तो वो नल को पूरी तरीके से खोल करके एक एक बर्तन धोती हैं। तो उनको भी डांटते हैं आप? नहीं, डांटना नहीं, उनको प्यार से समझाना पड़ता है कि भाई नल को इतना खोल करके, और मेरा आग्रह ये रहता है कि एक बाल्टी में पानी ले लो, और बाल्टी में जब पानी लेंगे तो पानी कम वेस्ट होगा। और जब आप नल खोल करके कोई भी काम करेंगे, कपड़ों में पानी अभी वेस्ट होना कम हो गया जब से वॉशिंग मशीन आई है। हाँ। नहीं तो पहले भी नल खोल देते थे और एक एक कपड़े को नीचे धोते थे। तो ये जो पानी है, ये साक्षात भगवान का रूप है। जल है तो जीवन है, तो पानी को हम व्यर्थ न करें। इसलिए मैं जब आपकी टेबल पे बैठा था, मुझे जितना पीना था मैंने आग्रह किया उतना ही पानी। और ये चीज़, जो ये संदेश है, ये मतलब अब पूरे ऑफिस में फैल जाएगा। बिल्कुल। ये इतने अच्छे संस्कार हैं डॉक्टर साहब, कितने संस्कारों की आपने अच्छी बातें की। तो बचपन से ही आप ये सब चीज़ें सीखे हैं कि बाद में सीखे? इसके लिए हम अगर सोचें किसी टाइम मशीन पर हम बैठे हैं और आपके बचपन में जाएं, तो छोटे श्याम अग्रवाल कैसे थे? ये मुझे बचपन से ही ये आदतें हैं, क्योंकि हम लोग
शुरू में एक मध्यम परिवार से रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा होने के कारण संघ की जितनी भी संस्थाएं हैं, मेरा झुकाव थोड़ा राजनीति की तरफ भी रहा। मैं भारतीय जनसंघ जब भी था 1964 में, और पहले विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, तो उसमें वैद्य सुरेश चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, डॉक्टर करोड़े एमएलए के लिए खड़े हुए थे। तब से मैं भारतीय जनसंघ का प्रचार कर रहा हूँ। अटल जी की सभाओं को अटेंड करना, तो हम लोगों ने, हमारे जीवन में वही चीज़ आई है मेरे में जो मैंने लोगों को देखा है करते हुए। हमारा संघ का शिविर लगता था, अटल जी उसमें आते थे, उनको खाना खाते हुए देखा है। प्रचारक थाली को भी धो करके एक भी अन्न का दाना नहीं छोड़ा, पी लेता है। अडवाणी जी को खाना खाते हुए संघ के शिविर में पुणे में देखा है, 28,000 का शिविर था वहाँ पर। तो ये जो व्यवहार में जो आपके आचरण आता है, ये बड़े लोगों को देख करके आता है, बस मैंने खाली उसको आत्मसात किया है। तो ये सारे मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं को देखकर आपने सीखा। हाँ। तो ऐसा सानिध्य मतलब आपका रहा है उन लोगों के साथ? उनके किसके साथ किसके साथ रहा है? जैसे मेरे जो पिताजी थे, वो संघ के बहुत ही जो एक कहते हैं ना, समर्पित कार्यकर्ता थे। अच्छा। और संघ के संस्कारों में कूट कूट करके भरे हुए थे। अब हम लोग अलीगढ़ के रहने वाले थे। पिताजी इलाज के लिए मुंबई आए 1962 में, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। उसके बाद 1964 में वो कोटा चले गए, कोटा राजस्थान। अच्छा। कोटा राजस्थान हाड़ौती में आता है, और वहाँ पर घर घर में संघ का स्वयंसेवक है। तो मैंने पिताजी को देखा कि उन्होंने जीवन में कभी भी कोई विदेशी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। एक बार आचार्य धर्मेंद्र जी की भागवत सप्ताह हम लोगों ने मलाड रामलीला मैदान में रखी थी। अच्छा। उनके पिताजी थे रामवीर, और वो भी उनके साथ में आए हुए थे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गौ आंदोलन जो था, रामचंद्र वीर, उन्होंने चलाया था। अच्छा। अभी पिताजी 7 दिन तक आचार्य जी हमारे घर पे ठहरे थे। आचार्य धर्मेंद्र और उनके पिताजी। अच्छा। तो उस समय 7 o'clock ब्लेड आता था, वो इम्पोर्टेड होता था। मेरे पिताजी ने घर में देख लिया ये ब्लेड किसने इस्तेमाल किया है, तो उनको पता चला कि आचार्य धर्मेंद्र जी ने इस्तेमाल किया है। तो उस दिन से आचार्य धर्मेंद्र जी के प्रति मेरे पिताजी की सोच बदल गई। अरे बोले, आचार्य धर्मेंद्र जी जो एक स्वयंसेवक हैं, कथाकार हैं, हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है, आत्मा है, उन्होंने विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कैसे किया? तो जो इतना उनका बहुत ही ज़्यादा समर्पित। तो आचार्य जी के ध्यान में लाए आपने बातें? अब आचार्य जी का थोड़ा सा स्वभाव अलग टाइप का था, क्योंकि कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत से लोग होते हैं जीवन में जो कहते हैं वही करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते कुछ हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ों को अपने जीवन में नहीं अपनाते। लेकिन मेरे जो पिताजी थे, उनका जो कहा वो किया, और वही संस्कार। तो वो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी का और माताजी का एक प्रभाव है। कि आपने बताया कि पहले आप लोग अलीगढ़ में थे, कि मुंबई आए, फिर पिताजी कोटा चले गए राजस्थान, लेकिन आप मुंबई ही रह गए। हाँ, तो मैं मुंबई में यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात तो करेंगे, लेकिन तो जैसे अब आप डॉक्टर बन गए हैं, तो जो संस्कार मिले थे पहले संघ और बीजेपी से, वो समाज सेवा के, लेकिन डॉक्टरी में कैसे आप आ गए? मैं जब, क्योंकि आपकी बुनियाद तो ऐसी बनी थी कि आप बड़े नेता बनना चाहते थे। मैं जब बहुत छोटा था, तो कभी भी कोई डॉक्टर विजिट पे आता था किसी के घर पे, तो डॉक्टरों का बहुत सम्मान होता था। एक व्यक्ति उनको घर पे रिसीव करता था, दूसरा उनका बैग लेकर के चलता था, और डॉक्टर का बहुत सम्मान था। ये जब मैंने देखा, तो मैं जब 4th क्लास में था, 3री की पढ़ाई मैंने यूपी से की। अच्छा। और 4थी मैंने बीए, एक IB पटेल म्युनिसिपल स्कूल है आरे रोड पे गोरेगांव में, 4थी 5वीं 6वीं 7वीं, अच्छा, वहाँ से पास की। तो 4थी 5वीं 6वीं 7वीं में जब हम लोग थे गोरेगांव IB पटेल में, तो यानी BMC म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल। अच्छा, उसमें तभी से मैं मेरे नाम के आगे लिखता था डॉक्टर श्याम अग्रवाल MD। तो 4थी MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। अच्छा। तो 4थी क्लास से ही मुझे डॉक्टर बनने का, तो 7वीं
पास करने के बाद फिर BL रुइया हाई स्कूल, हिंदी माध्यम अच्छा। के स्कूलों में सबसे अच्छा स्कूल BL रुइया हाई स्कूल था। अब BL रुइया से पढ़े हैं। हाँ, लेकिन उन दिनों में डॉक्टर बनना बड़ा आसान नहीं था इतना। नहीं, तो आसान आपको आसानी से ये उपलब्धि मिल गई या संघर्ष करना पड़ा इसके लिए? नहीं। अब हम लोगों को जब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, उसके बाद 12th एंड 13th फर्स्ट ईयर साइंस, इंटर साइंस, ये साठे कॉलेज, पार्ले कॉलेज में हुआ, और उसके बाद MBBS में एडमिशन मिला। तो डॉक्टर बनने के लिए जीवन की हर चीज़ को त्याग करना पड़ा था। उस समय कोचिंग क्लासेस भी नहीं होती थी, तो हम लोग सारे दिन रात पढ़ते ही रहते थे। उसमें उसके कारण न कोई म्यूजिक के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा, न कभी कोई डांस करना आया। तो जब तक आप उस चीज़ के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं रहेंगे, आप अपना उद्देश्य या गोल है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो तो स्कूल बीच में में भी आप BL आगे रहते थे, पीछे रहते थे? स्कूल में आपका BL परफॉर्मेंस रुइया कैसा में था? कैसा? BL क्योंकि रुइया उस समय में का बढ़िया 8वीं सबसे बड़ा क्लास में मेरा फर्स्ट रैंक, वहाँ पर ABCDEFG इतने डिवीजन्स थे। अच्छा। तो मेरे ख्याल से G तक 8 या 10 डिवीजन, एक डिवीजन में 50 बच्चे, तो 500 बच्चों में 8वीं में मेरा फर्स्ट रैंक आया, 9वीं में भी फर्स्ट रैंक आया, 10th में भी फर्स्ट रैंक आया, और 11th में तो पूना बोर्ड में 51st, मतलब 51 रैंक के अंदर था। अभी 10th में जब मेरा BL रुइया में फर्स्ट आया, तो ये चीज़ BL रुइया के मैनेजमेंट को बहुत चुभती थी कि हमारे स्कूल का बच्चा आगे नहीं आता और एक म्युनिसिपल स्कूल से आया हुआ बच्चा फर्स्ट आता है। लेकिन आप भी तो उसी के स्कूल के छात्र नहीं, थे ना? मैं IB पटेल हाँ, से IB गया पटेल से था। आए थे, लेकिन पढ़ तो BL रुइया में ही थे। बट वो लोग उसको अपना मानते थे जो पहली क्लास से उनके अच्छा। स्कूल में पढ़ता था। इस तरह का भेदभाव था? बहुत बहुत ज़्यादा, ओह, बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने 10th में मेरे खिलाफ काफ़ी बड़ी साजिश की थी। 11th में उन्होंने एक, भाई ये म्युनिसिपल स्कूल से आया हुआ बच्चा है, हमारे स्कूल में 11th में फर्स्ट नहीं आना चाहिए। उस समय 11th बोर्ड हुआ करता 11th बोर्ड अच्छा, हुआ करता जी। था। तो टीचरों के प्रति गालियाँ लिख करके बोर्ड पे लगा दी। और जब मैं पढ़ाई तैयारी कर रहा था तो मुझे बुलाए, बोले ये गालियाँ आपने लिखी हैं, अरे, तो आप एक माफ़ीनामा लिख करके दे दीजिए। मैंने बोला मैंने लिखी ही नहीं है, तो गाली माफ़ीनामा। तो मुझे रात को 2-3 बजे तक स्कूल में बिठा के रखा। उसमें माणिकलाल रुइया थे जो डॉक्टर रहे मलाड में, पुरुषोत्तम रुइया थे जो, ग्रीशन दुबे थे वो मैथ्स के टीचर थे, प्रिंसिपल थे बल्लभ दास तिवारी, फिर ये सारे लोगों ने। तो मैंने लिखने से मना कर दिया, तो 2-3 बजे मुझे छोड़ा। लेकिन दूसरे दिन मेरा फॉर्म नहीं भेजा पूना बोर्ड को, तो और बोर्ड पे लगा दिया कि 3 साल के लिए इनको विद्यालय से निलंबित किया जाता है। तो पिताजी कोटा में रहते थे, उन्हें पता चला, वो मुंबई आए। मुंबई आके उन्होंने सारे जो ट्रस्टीज़ थे, वैद्य सुरेश चतुर्वेदी भी ट्रस्टी थे, अच्छा। पुरुषोत्तम रुइया, सबसे मुलाकात की। तो उन्होंने कहा भाई अब हम इतना कर सकते हैं कि ये साल इनको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, अच्छा। अगले साल बैठने देंगे। लेकिन पिताजी नहीं माने, तो हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच होती थी। तो हमारे जो एडवोकेट थे, सॉलिसिटर सावंत एंड सावंत, और जो बैरिस्टर थे, उस समय बैरिस्टर बोलते थे, चितले थे, वो जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे गोखले, HR गोखले, उनके जवाई थे। अच्छा। तो मेरी तरफ से सॉलिसिटर की टीम, एडवोकेट्स की टीम, बैरिस्टर की टीम, बाप रे। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की उसके टीम। लिए उतना संघर्ष करना पड़ा था। यस। तो इसमें करीब 6 हफ्ते का समय लगा। हाँ, उन दिनों में एग्ज़ाम एक फिक्स डेट को हुआ करते थे, 16 मार्च, हाँ, और ये केस हुआ था 16 जनवरी को। अच्छा। तो 6 हफ्ते तक, 15 दिन जनवरी में, 4 हफ्ते फरवरी में, 1 हफ्ता मार्च में। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इनको एग्ज़ाम में अपीयर अच्छा। किया, बैठने एग्ज़ाम दिया। देने बैठने दिया जाए। और मेरा रोल नंबर भी हाई कोर्ट से आया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इन्होंने ये लिखा है तो हम लोग एक कमेटी अपॉइंट करेंगे, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मेरा दारू वाला था, अगर वो कहेगा कि ये हैंड राइटिंग श्याम की है तो इनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, अगर वो कहेगा कि इनकी हैंड राइटिंग नहीं है तो रिजल्ट डिक्लेयर। हैंड राइटिंग तो मेरी थी नहीं। आपने तो लिखा ही नहीं। हाँ, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि 4 लोगों ने मिलकर के लिखा है। अच्छा। तो मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फिर भी मैं फर्स्ट आया। और फिर मेरा नाम स्कूल के मेरिट बोर्ड पे नहीं लगा रहे थे। फर्स्ट आने के बावजूद। हाँ,
तो फिर थोड़ा सा प्रेशर हुआ तो उन्होंने नाम लगाया। इतना सब इसके लिए कि आप दूसरे आईबी पटेल स्कूल से आए थे, मतलब रुइया कॉलेज विद्यालय के नहीं थे? रुइया विद्यालय के नहीं थे। तो ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। माने अगर आप लड़ाई नहीं लड़े होते, इतना संघर्ष नहीं किए होते, तो आपका तो करियर ही चौपट हो जाता है। और उस समय करीब हम लोगों का 22,000 रुपया खर्च हुआ था, और 22,000 में 6 कमरे का फ्लैट आता था। आप शिक्षा संस्थानों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आज तो कई शिक्षा संस्थान आप खुद चला रहे हैं, तो अब कैसा बदला हुआ माहौल? नहीं, ये इसीलिए कि मैं जब देखता था कि लोग क्रिश्चियन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, लोग जेब में पैसे भर के क्रिश्चियन स्कूलों में लाइन लगा करके खड़े रहते थे। फॉर्म लेने के लिए लोग आज भी रात रात लाइन लगाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई ये तो आपको पीड़ा होती थी। तो फिर मैंने अपने लोगों से बात करनी शुरू की कि भाई हम लोगों को अपने संस्थान खोलने चाहिए और हमारे बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ें। काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, और उसके बाद में हम लोगों ने भी 26 साल पहले डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल खोला मलाड में। हाँ, उसके पहले विनय जैन को भी मैंने स्कूल खोलने के प्रमोट किया। माणिकलाल रुइया का प्लॉट था, तो जिसमें अभी मलाड में ही स्कूल है। तो फिर अपने हिंदुओं के भी स्कूल आने लगे। कितने संस्थान आपने बना दिए अब तक? अभी सबसे पहले मैं कुरार विलेज है, वहाँ पे शमशेर सिंह हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे। तो शमशेर सिंह दैनंदिन काम करते थे, और वहाँ पे हमने एक स्वामी विवेकानंद विद्यालय बना के खड़ा किया। उसमें 5,000 बच्चे हैं आज। तो उसको बनाने का सारा जो फाइनेंस है, फंड्स है, वो सब व्यवस्था मैंने की। अच्छा। तो आज स्वामी विवेकानंद विद्यालय ये एडेड विद्यालय है। ये तो बड़ी बात है। उसके बाद में फिर डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल, फिर संजीवनी वर्ल्ड स्कूल, वात्सल्य ग्राम है वृंदावन में, वो 50 एकड़ में है, वो भी 98 से है। साध्वी रितंभरा जी वहाँ पे डे टू डे का काम देखती हैं, और जो फाइनेंस अरेंज करना होता है वो मैं हूँ, सुरेश बगेरिया जी हैं, देवकी नंदन जिंदल हैं। वहाँ भी 6 विद्यालय चलते हैं। अच्छा। तो आपने कहा कि ईसाई मिशनरीज के जो स्कूल हैं अंग्रेजी माध्यम के, बहुत पैसे लेते हैं, फीस बहुत मोटी लेते हैं, या एडमिशन के लिए डोनेशन लेते हैं। इसके लिए आपके मन में ये भाव आया कि हमने स्कूल खोलना चाहिए। तो आपके स्कूलों में क्या डोनेशन नहीं लिया जाता, या फीस ज़्यादा नहीं है? हमारे किसी भी स्कूल में डोनेशंस नहीं लेते हैं। अच्छा। किसी में भी नहीं, ना डीजी खेतान में, ना संजीवनी में, ना केशव सिस्टी के स्कूलों में। दावे के साथ आपके साथ? हाँ, ना वात्सल्य ग्राम में। अच्छा। तो इसलिए हमारे पास प्रेशर इतना ज़्यादा है एडमिशन्स का कि हम 200 की वेटिंग है और हम एडमिशन नहीं दे पाते। कोरोना में 3 साल में हम लोगों ने कभी भी फीस बढ़ने नहीं दी। अच्छा। और अब इतनी भी फीस रखनी इसीलिए पड़ती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम वर्ल्ड क्लास है। टीचरों को हम लोग जो भी लेटेस्ट है, हमारे प्रिंसिपल की सैलरी करीब 4 लाख रुपये है। तो टीचर्स को जो सैलरी है वो हम गवर्नमेंट के पे कमीशन के हिसाब से, EPF है, ग्रेचुटी स्कूलों में नहीं देते, लेकिन हमारे सब एम्प्लॉयज़ को हम ग्रेचुटी देते हैं। और बाकी फीस के अलावा 1 रुपया किसी भी, ना एनुअल डे पे लेते हैं, ना किसी फेस्टिवल पे लेते हैं, ना बुक्स के लिए लेते हैं, इसमें बुक्स इंक्लूडेड है, ना बैग के लिए लेते हैं, बस सर्विस का। तो खर्चा पूरा मेंटेन हो जाता है आप लोग का? हाँ, हो जाता है। इसका मतलब दूसरे विद्यालयों का भी होता होगा जो बड़ी बड़ी फीस लेते हैं? क्या करते हैं दूसरे लोग जो है ना, वो 100-100, 200 करोड़ लोन लेकर के अपना स्कूल बनाते हैं। तो उनको यहाँ पे हम लोगों ने 30, ये जगह मेरी थी डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल की, मैंने दोस्तों को इकट्ठा किया, सब ने 11-11 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, स्कूल बन के तैयार हुआ, चलने लगा। और आज हमारा टर्नओवर 30 से 35 करोड़ का है, और 30 से 35 करोड़ में आज भी हमको 8 से 10 करोड़ साल का उसमें आमदनी होती है। अच्छा। यूजुअली एक रेशो ऐसा होता है स्कूलों में कि 60% सेविंग होनी चाहिए, 40% खर्चा होना चाहिए। लेकिन डीजी खेतान में हमने रखा है हम 60% खर्च करेंगे, 40% सेविंग करेंगे। तो इसमें इतनी आमदनी हो रही है आप बता रहे हैं, तो कुछ गरीब बच्चों को मुफ्त भी होता है कि सभी की फीस? अभी डीजी खेतान में स्पेशली, और बाद में संजीवनी का भी मैं बताऊंगा, हम लोगों ने 12 स्कूल अरुणाचल प्रदेश में खोले हैं। अच्छा। वो सब संघ के व्यवस्था से खोले। वहाँ पे एकल विद्यालय होता है, एक स्कूल का खर्चा वहाँ पे 11 लाख रुपए आता है, क्योंकि एक शिक्षक और
पहाड़ों में आप देखेंगे 10-20 घर होते हैं और वो 10-20 घर के 10 बच्चे होंगे तो एक शिक्षक उनको पढ़ाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमने करीब 11 विद्यालय बनाए, केरला में हमने एक विद्यालय बनाया, कश्मीर में एक विद्यालय बनाया। तो ऐसे करके और हर साल करीब हम 1.5 से 2 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद को, बनवासी कल्याण आश्रम इसी को, में से देते हैं। ये इसी में से देते हैं। बनवासी कल्याण आश्रम को हमने करीब 10 बसें झारखंड में डोनेशन में दी थी। अच्छा। और रेगुलरली एक काफ़ी बड़ा अमाउंट अभी गोरेगांव में मृणाल गुरी फ्लाईओवर के नीचे, वहाँ पे महाड़ा की बिल्डिंगें हैं, तो फ्लाईओवर के नीचे झोपड़पट्टी बन जाती है। तो हम लोगों ने वो जगह बीएमसी से लेकर के वहाँ बहुत बढ़िया स्कूल बनाया है। स्कूल कहने के लिए स्कूल है, लेकिन एक तरह से लाइब्रेरी है। तो वहाँ पे जितने भी घरों में रहने वाले, महाड़ा का घर 300-400 फुट का होता है, बच्चे वहाँ आके पढ़ते हैं। अच्छा। एयर कंडीशन है, लाइटिंग है, किचन है, बाथरूम है, और जो उसका सारा खर्चा। तो ये सब जो चल रहा है, ये कोई संस्था आप लोगों ने बनाया है कि? नहीं, ये नवचेतना अच्छा, चैरिटेबल नवचेतना ट्रस्ट। चैरिटेबल नवचेतना चैरिटेबल ट्रस्ट में हम लोग सब ट्रस्टी हैं। और कितने स्कूल हो गए नवचेतना? अभी एक तो डीजी खेतान इंटरनेशनल स्कूल है, एक जय कुमार ये प्री प्राइमरी स्कूल है, और एक काशीनाथ गाड़िया ए लेवल कॉलेज है। और इसके बाद लाइब्रेरी भी उसी के तहत है। लाइब्रेरी तो उसका सारा खर्चा हम लोग उठाते हैं। अच्छा। ऐसे ही मलाड में मारवे रोड पे प्रयास फाउंडेशन ब्रजेश सिंह है, हाँ, उन्होंने वहाँ पे एक बीएमसी का स्कूल गोद लिया हुआ है। सीबीएसई का स्कूल है। अच्छा। 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो फीस नहीं ले सकते। हाँ। आप सोचिए, शिक्षकों को तो सैलरी देनी पड़ेगी, एग्ज़ाम लेने का खर्चा, सब खर्चा वो प्रयास फाउंडेशन उठाता है। तो हम लोग हर साल 40 लाख रुपया प्रयास फाउंडेशन को देते हैं। फीस नहीं ले सकते, यानी बीएमसी की कंडीशन है? कंडीशन है। अच्छा, उसी कंडीशन पे दिया हुआ है। हाँ, उसी कंडीशन पे दिया हुआ है। तो ऐसे करके फिर वात्सल्य ग्राम में भी जो स्कूल चलते हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ा योगदान है। और अभी हमने बिक्रौली में महाड़ा का एक प्लॉट लिया है 3000 मीटर का। एक और स्कूल बना हाँ, है। वहाँ पर 1 लाख फुट में स्कूल, 1 लाख फुट में छात्रावास, और 1 लाख फुट के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर काम चालू है। 2-3 साल में बन के तैयार हो जाएगा। वो ये इसमें है कन्नमवार नगर जी। वो ये जो आईटी पवई है उससे 1-2 किलोमीटर दूर है, घाटकोपर में है। घाटकोपर में। आप विश्व हिंदू परिषद में रहे, संघ में रहे, पार्टी से भी जुड़े रहे, इतना बड़ा आपका सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य फैला हुआ है। आप बड़े नेत्र चिकित्सक हैं, उसके जरिए भी आप लोगों की, हज़ारों लोगों की मदद करते हैं। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? आपको तो राजनेता होना चाहिए था, मतलब तो MP, नहीं, MLA। मुझे चुनाव लड़ने में बहुत मतलब राजनीति में बहुत रुचि थी। हाँ। इसलिए मैंने आइस की ये फील्ड चुनी सबसे अच्छा, पहले। हाँ, मतलब ये चुनने के लिए भी मकसद था? उसका भी एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी है। जब मैं MBBS में पढ़ता था तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स सर्जरी में आए थे, डिस्टिंक्शन था, 80% मार्क्स थे। तो पहले ऐसा होता था कि जिस फैकल्टी में तुम्हारे मार्क्स आए हैं, तो मेरा एक रुचि रहती थी गायनेक में, क्योंकि उन दिनों में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी, तो एक तरह से विस्फोट हो रहा था आंदोलन इसका, आबादी का। अच्छा। तो परिवार नियोजन के ऊपर सरकार बहुत खर्चा करती थी, और नसबंदी उसको एक राष्ट्रीय अभियान के रूप पर चलाया जाता था। तो ये मन था कि भाई गांव-गांव जा कर के, जब यंग होते हैं तो जिस प्रकार से अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल जी बहुत उछल करके स्वच्छ भारत बनाना चाहते थे और करप्शन फ्री भारत, तो यंग एज में आदमी में थोड़ी सी, तो मुझे ये था कि भाई हम लोग नसबंदी के माध्यम से देश में कंट्रीब्यूशन करेंगे। फिर हम लोग सोचते रहते थे कि यार ये तो कभी रात को 12 बजे अगर डिलीवरी आई तो इमरजेंसी में, और आप कहीं राजनीति में बिजी हैं, तो फिर आइस जो है एक ऐसा फील्ड है जिसमें इमरजेंसी बहुत कम होती है। अच्छा। तो मैंने जब आइस का फील्ड चुना, नेत्र चिकित्सा का फील्ड, उस समय बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था आँखों में। मतलब मोतिया बिंदु का ऑपरेशन बस एक यही था, और वो कन्वेंशनल मेथड से होता था। आधा आँख को कट करना, मोतिया को चिमटी से निकाल के फेंक देना, मोटे मोटे चश्मा लगाना। लेकिन इसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांति आई।
जैसे हरित क्रांति आई तो भारत में अन्न की कमी दूर हुई, नहीं तो हम अमेरिका का लाल रंग का गेहूं खाया करते थे और वो भी मिलता नहीं था। और अन्न की इतनी कमी थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको देश से आह्वान करना पड़ा था कि लोग सोमवार को शाम को व्रत रखें। और लाल बहादुर शास्त्री का ऐसा प्रभाव था लोगों के ऊपर कि पूरे देश ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था। जैसा मोदी जी जैसा मोदी आज जी ने भी तो प्रभाव कहा है। नरेंद्र मोदी जी का है, और उन्होंने कहा कि विदेशी यात्रा न करें, स्वर्ण 1 साल के लिए न खरीदें। तो ऐसा आह्वान मैंने मतलब प्रभाव आह्वान का लाल बहादुर शास्त्री के साथ सिर्फ नरेंद्र मोदी का देखा है। तो हरित क्रांति हुई, फिर श्वेत क्रांति हुई, आज दूध हमारे देश में सरप्लस है। उसी प्रकार चिकित्सा में जो क्रांति हुई है, हर क्षेत्र में हुई है, मीडिया के क्षेत्र में लो, फिल्म इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड को उठा के देख लो, क्रांति हुई है। और आज सबसे ज़्यादा जो फलती फूलती ब्रांच पूरे विश्व में है तो वो आईज की है। तो हाँ, मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है आँख की जिसका इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने बड़े बड़े संतों का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का ऑपरेशन किया है, कई लोगों का इलाज किया, कई नामी लोगों का देश के, किसी के साथ कोई खास अनुभव आपको याद है? जैसे देखिए आचार्य रामचंद्र वीर, ये इनकी जब मैंने ऑपरेशन किया था तो इनकी उम्र 100 वर्ष के आसपास थी। वो आचार्य धर्मेंद्र के पिताजी थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे लंबा गौ आंदोलन अंग्रेजों के समय करने का श्रेय, वो अन्न नहीं खाते थे, सिर्फ दूध में छुआरा उबाल करके पीते थे। तो उस समय आज की जितनी ये बात है 2000 के आसपास की, इतनी एडवांस टेक्निक नहीं थी। तो वो सुबह ऑपरेशन कर रहे हैं और भागवत सप्ताह वो अटेंड करते थे। और आचार्य जी धर्मेंद्र जी का ज्ञान अद्भुत, अद्वितीय, ऐसा ज्ञान था उनका। और बहुत उनकी जो वाणी थी उसको मतलब लोग भावुक होकर के रोने लगते थे। सुबह ऑपरेशन किया, शाम के उनके पिताजी ऐसे आंसू धड़ रहे हैं। तो मुझे डर लगता था कि कहीं इन्फेक्शन हो गया तो अपयश मिलेगा। लेकिन जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, तो साक्षात प्रभु ही थे रामचंद्र वीर, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दोनों आंखों का ऑपरेशन 2 दिन के अंतराल पे किया एंड टिल डेथ ही वाज वेरी गुड। आपने अब तक कितने बड़े लोगों का किसका उसके बाद में मैंने दीदी माँ के गुरुदेव हैं युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, नरेंद्र मोदी जी भी उनके पैर छूते हैं। इतने महान संत हैं, सीधे सादे, और जिनकी पूरे विश्व में फॉलोइंग है। उनका दोनों आँख का ऑपरेशन मैंने किया। दीदी माँ का भी, साध्वी ऋतंभरा जी का भी दोनों आँख का ऑपरेशन किया। उसके बाद में पहले पत्रकार जगत में बहुत बड़े नाम जैसे राम मनोहर त्रिपाठी, अच्छा, पत्रकार भी थे और राज्य विकास मंत्री भी रहे। तो राम मनोहर त्रिपाठी जी का दोनों आँख का ऑपरेशन, नंद किशोर नोटियाल जी का दोनों आँख का ऑपरेशन, महावीर अधिकारी थे नवभारत टाइम्स के संपादक, दोनों आँखों का ऑपरेशन। फिर बाद में मतलब पत्रकार जगत से भी जितने भी फिल्मी लोगों का और भी राजनेताओं का भी फिल्मी, हाल में किसी का किया हो? फिल्मी में भी तो बहुत लोगों का, जो ये लिखते थे वेद राही, ये कथा का ये थे, कहानीकार थे, वेद राही जी का दोनों आँख का हुआ। फिर बाद में राम गोविल की माता जी का दोनों आँख का हुआ, मनोज कुमार जी के परिवार में हुआ। और कथाकार संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे, उनके परिवार के सारे ऑपरेशन यहीं पे हुए। रहते थे वो पेडर रोड पे, लेकिन उनके एक भाई कांदीवली रहते थे। तो मंत्रियों में राम नाईक जी का दोनों आँख का, उनकी पत्नी का, उनके भाई का, सब दोनों आँखों का हुआ है। बाद में सुभाष देसाई जी शिवसेना के नंबर 2 के लीडर हैं, उनका दोनों आँख का। चंद्रकांता गोयल थी, पीयूष गोयल जी की माता जी, उनकी दोनों आँख का। अच्छा। एमएलए नगर सेवक तो खैर मुझे नहीं लगता कोई भी नगर सेवक बचा होगा। हाल के दिनों में किसी बड़े आदमी का आपने किया हो? अभी 2 दिन पहले ही नरेंद्र कश्यप यूपी के मंत्री हैं, उनका दोनों आँख का किया, उनकी पत्नी का दोनों आँख का किया। विनोद तावड़े जी भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, उनकी दोनों आँख का किया, उनकी पत्नी के दोनों आँख का किया। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी रहे जयंत बंथिया, उनकी दोनों आँखों का किया। और अब तो मतलब वो वीआईपी जैसा डिस्टिंक्शन कुछ रह ही नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी में
बड़े से बड़े जो प्रचारक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक पेहरल जी अभ्यंकर, महाराष्ट्र का एक बड़ा, इसके हमारे राजस्थान के जितने भी प्रचारक हैं, लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, बाद में दाऊद जी शर्मा, गुणवंत कोठारी बनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष, महामंत्री रहे, बनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष। तो इतने बड़े बड़े लोगों को आपने किया, इनसे आपने पैसे भी लिए? नहीं। अच्छा। मेरा शुरू में ऐसे था कि इनकम टैक्स में, पुलिस में, बीएमसी में, बीजेपी में सिर्फ मैं एक जन ने पैसा दिया था, वो चंद्रकांता जी गोयल। अच्छा। मैंने ऑपरेशन कर दिया और मैं उनको सब देख करके अपने चेकिंग करने में लग गया, तो मुझे लड़की ने आके कहा चंद्रकांता जी जा नहीं रही है। तो मैं फिर आया, मैं चाची जी बोलता था, बोला चाची जी, बोले नहीं तुमने पैसे नहीं लिए। बोला चाची जी मैं किससे भी नहीं लेता हूँ। पीयूष गोयल जी की माता? पीयूष गोयल जी की मदर। अच्छा। पीयूष गोयल जी आते थे उनके साथ में। तो बोले नहीं, आप कौन हो, आप भी पीयूष के जैसे हो, मैं पीयूष को पैसा देती हूँ, तो फिर आपको क्यों, मैं आपकी फीस नहीं दे रही हूँ, आप मेरे बेटे हो, माँ बेटे को दे सकती है। तो बोले जब तक मैं आप लोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। घंटों की मिन्नतें करने के बाद भी वो नहीं गई, और फिर बाद में मुझे पैसा वो जहाँ एडमिट थी वहाँ छोड़ करके फिर वो गई। दोनों आंखों का ऐसे ही किया। तो इतने बड़े लोगों का आपने किया, मंत्री संतरी सब, इनके पास तो पैसे बहुत है, क्यों नहीं लेते आप? एक ये ना उनको पैसे की कमी थी ना मुझे थी, एक जिसको बोलते हैं ना टोकन ऑफ लव, अफेक्शन एंड अटैचमेंट। जैसे राजस्थान में हरिशंकर जी भावड़ा बहुत विद्वान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जिसको वेद पुराण रामायण गीता महाभारत कंठस्थ थी, ऐसे व्यक्ति थे। उनकी दोनों आंख का ऑपरेशन किया, उनका बेटा चंद्रशेखर का किया, उनकी पत्नी का किया। बाद में फिर रघुवीर सिंह कौशल थे, वन पर्यावरण मंत्री राजस्थान के, उनकी दोनों आंखों का। फिर ललित चतुर्वेदी थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, कई। तो उन सब का परिवार, मतलब जब एक का किया तो पूरे परिवार का। डॉक्टर साहब अभी मदन दिलावर जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है राजस्थान के। तो सर गरीबों का क्या? गरीबों का जैसे पहले मलाड में मैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 1 महीने में एक बार मैं आई चेकिंग का प्रोग्राम रखता था। अच्छा। मालवनी में हमने कई बार रखा, खारुड़ी में रखा, मलाडी कुरार विलेज में तो रेगुलर होते थे, गणेश नगर में रखा, गोरेगांव में प्रेम नगर में रखा, बोरीवली में नेशनल पार्क में रखा, आर्य कॉलोनी में रखा, तलासरी में 5 साल तक रेगुलर किया। अच्छा। तो वहाँ जाके चेक करना, उसमें करीब 50 लोग निकलते थे जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती थी। उनको फिर हम अपने हॉस्पिटल में, अग्रवाल आई हॉस्पिटल में लाके संडे के दिन ऑपरेशन करना, मुफ्त में? मुफ्त में, फ्री। अच्छा। कैंप तो फ्री होता है। अच्छा। कैंप तो फ्री लगता है, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए जब बुलाते हैं तब वहाँ पैसे लेते हैं बहुत से डॉक्टर? फ्री। अच्छा। फ्री। तो तलासरी से तो बनवासी, शुरू में आदिवासी लोग आने में डरते थे, लेकिन जब 1-2 शिविर हो गए तो फिर वो आने लगे। रोटरी क्लब के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, उसमें मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी करीब 20 साल तक रहा। मोहन भाई पटेल, चंदाबेन पटेल, एक ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है डिग्री का। तो वहाँ पे हफ्ते में बुधवार के दिन 25 ऑपरेशन निःशुल्क, और उसका जो खर्चा होता था दवाई का, लेंस का मिनिमल, वो रोटरी क्लब ऑफ इंडिया दवाई और लेंस दे देता। इस तरह की सेवा अभी भी चल रही है? हाँ, अभी मैं पिछले 25 वर्षों से वात्सल्य ग्राम वृंदावन में, वात्सल्य ग्राम 50 एकड़ में है, साध्वी ऋतंभरा सब कुछ वहाँ पे दीदी माँ के संरक्षण में चलता है। दीदी माँ का ही अपना एक प्रकल्प है, विश्व हिंदू परिषद की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो अभी मैं उसमें दीदी माँ के साथ ट्रस्टी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो वहाँ पे एक आई हॉस्पिटल बहुत बड़ा बनाया हुआ है, और साल में 7 to 8 टाइम्स हर महीने वहाँ 300 ऑपरेशन एक शिविर में। तो 7 त्रिका 21 2000 ऑपरेशन पर ईयर, और 25 साल से करीब 40 से 50 हज़ार ऑपरेशन हो चुके हैं। ये भी मुफ्त है? फ्री ऑफ चार्ज, टोटल फ्री। तो आप गरीबों से भी पैसे नहीं लेते हैं, बड़े लोग जो हैं उनसे भी नहीं लेते, तो पैसे लेते किससे और आपके पास इतने पैसे आते कहाँ से? अभी क्या हुआ है, पिछले 15 वर्षों में सभी ने अपना मेडिक्लेम करवा रखा है। अच्छा। 20 साल पहले परिस्थिति अलग थी, आज अलग है।
आज मेडिक्लेम सबका है। जैसे विनोद तावड़े जी का ऑपरेशन हुआ तो उनकी 2 आँख, उनकी पत्नी की 2, उनके खुद की, तो उन्होंने कहा मैं क्या करता हूँ, बिल बना के दे देता हूँ, और जब मेडिक्लेम से पैसे आते हैं तो वो चेक दे देते हैं। तो पुलिस वालों का भी सबका मेडिक्लेम है, इनकम टैक्स वालों का भी है, जीएसटी वालों का भी है, बीजेपी वालों का भी है। तो जितने भी अपने नगर सेवक हैं, विद्या ठाकुर का दोनों आँख का हुआ है, जयप्रकाश ठाकुर का दोनों आँख का हुआ है, तो ये इनके मेडिक्लेम में बिल दे देते हैं, और जब बिल आता है तो वो चेक दे देते हैं। लेकिन डॉक्टरों के पास जाने से अक्सर कई बार लंबा बिल आता है, बहुत बड़ा बिल आता है, लोग घबराते हैं। तो गरीबों को आप उसमें मेंटेन कर लेते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? अभी मैं एक्चुअली मैं सभी को कहता हूँ कि सरकार ने एक सुविधा दी हुई है मेडिक्लेम की। मेडिक्लेम हर व्यक्ति का होना चाहिए। तो आप अगर 2 या 3 लाख का मेडिक्लेम लेते हैं तो आपका प्रीमियम 5 या 6 हज़ार रुपये साल का जाएगा। तो आप उसको फ्लोटर लीजिए। फ्लोटर मतलब पति भी कर, पत्नी, पति और 2 या 3 बच्चे सब कवर्ड है। साल में सब लोग एक साथ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। मान लो एक व्यक्ति बीमार पड़ा, 1 लाख खर्च हो गया तो 2 लाख बैलेंस है। तो दूसरा बीमार पड़ा तो 1 लाख खर्च हुआ तो 1 लाख बैलेंस है। और अब टॉपअप आ गया है, टॉपअप का प्रीमियम बहुत कम होता है, तो आप 25-50 लाख का प्रीमियम टॉपअप ले लीजिए। तो जब कोई बड़ी बीमारी हॉस्पिटल में होती है और आप एडमिट होते हैं तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनियां पूरा पैसा देती हैं? जैसे आइस का नहीं, मैं संजीवनी हॉस्पिटल है मेरा मलाड ईस्ट में, 100 बेड का हॉस्पिटल है, वो 95% काम वहाँ पे मेडिक्लेम का है। अभी मेरे गुरुजी हैं एसपी शुक्ला भदोई के, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में हेमरेज हुआ, वो भदोई से आए, एडमिट हुए, उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, उनका 3-4 लाख रुपए का मेडिक्लेम था। खर्चा खैर ज़्यादा हुआ होगा, उनको 1.5 महीने में आज ही वो गए भदोई, 1 रुपया उनको खर्च नहीं करना पड़ा। तो दवाई का, एनेस्थीसिया का, डॉक्टर के देखने का, एमआरआई का, सीटी स्कैन का, कलर डॉपलर का, अल्ट्रासोनोग्राफी का, 2D को कुछ भी होगा सब मेडिक्लेम में कवर होता है। डॉक्टर साहब, हम लोग आपके अस्पताल आए थे तो हमने देखा पेशेंट को आप अटेंड कर रहे थे, लेकिन साथ में आप उनसे हालचाल पूछ रहे थे, उनकी किसी की मम्मी का हालचाल पूछ रहे थे, किसी के डैडी का हाल पूछ रहे थे। तो पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो परिवार जैसा महसूस करते हैं शायद। और आपको क्या लगता है, वो आपके पेशेंट हैं कि एक ग्राहक है कि परिवार का हिस्सा है, क्या समझते हैं आप? ये देखिए, जैसे हम लोगों का शुरू से लालन पालन रहा, आरएसएस की शाखा में गए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। जब आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं ना तो आप क्षेत्र में घूमते हैं। जैसे मैं रामनाइक जी के साथ बस्तियों में घूमता था, गणेश नगर में गए। गणेश नगर में जिस हालत में लोग रहते हैं, 10 बाई 10 का कमरा है, उसमें 3 बच्चे हैं, मतलब ना कहीं धुआं निकलने का रास्ता है, और टेम्परेचर है 35-38 डिग्री सेंटीग्रेड। किस हालात में लोग रहते हैं, अगर आप उनकी ये देख लेंगे तो फिर आपके व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति तो कभी ऐसा हुआ है कि आप वहाँ गए हैं, कोई पेशेंट मिल गया हुआ? मैं बहुत रेगुलरली जाता हूँ। मैं मलाड ईस्ट में एक बार प्राणनाथ सहगल इलेक्शन लड़ रहे थे नगर सेवक का, मैं उनके साथ घूम रहा था। तो जो सीढ़ी होती है ना बिल्डिंग की, उसके नीचे एक मौसी रहती थी, तो उसका मैंने ऑपरेशन किया था। उनके डॉक्टर ने कहा भाई इसके पास पैसे नहीं है, 5,000 में कर देना। जब मैंने उसको देखा ये सीढ़ी के नीचे रहती है, वहीं खाना पकाती है, सोती है, तो ये 5,000 कहाँ से लाई होगी। मैं 6 महीने के बाद उसके पास जाके 5,000 रुपया लौटा के आया। अच्छा। हाँ, मैंने बोला इसके लिए तो 5,000 भी इसके जीवन की पूंजी है। बहुत सी गुजराती महिलाएं स्पेशली आती हैं, तो मोतिया है अम्मा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब मैंने 50,000 रुपया जमा किए हैं, मुझे गोवर्धन और मथुरा जाना था, मैं ये बार नहीं जाऊंगी, मैं अगले बार जाऊंगी। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ तो मुझे खाली लेंस और दवाई का 15,000 रुपया दे देना, 35,000 तुम जा कर के घूम के आओ। अपनी धार्मिक यात्रा आँख के ऑपरेशन के लिए रद्द मत करना। कोई व्यक्ति मुझे बोल दे कि मैं अपना सोना गिरवी रख करके आँख का इलाज करा रहा हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ सोना कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मुफ्त तो करेंगे। आपको मरीजों के परिवार वालों को बहुत आशीर्वाद मिले होंगे, और आपने
कहा कि राजनीति में आने के लिए आपने ये आँख के डॉक्टर बनना आपने मुनासिब समझा और आपने किया, तो फिर राजनीति में तो गए ही नहीं हाँ, आप। मैं वही मैं बता रहा हूँ कि पहले दिन आशीर्वाद से बहुत है लोगों का आपके साथ। हाँ, मैं जब ये कूपर में अपनी एमएस कर रहा था तो उस समय हीरालाल सराफ है, एक सोशल वर्कर संघ के स्वयंसेवक हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गीता भवन में हर संडे के दिन आप अपना आई डिपार्टमेंट चलाया करो। तो 3 साल जब लोग एमएस कर रहे होते हैं, मैं हर संडे आकर के गीता भवन में करीब 70 से 80 मरीज देखा करता था। अच्छा। तो जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस चालू की 21 नवंबर 1982, तो पहले ही दिन मेरे पास 40 मरीज थे। ओह, तो प्रैक्टिस की तो कभी पहले दिन से लेके ऑपरेशन की और प्रैक्टिस की कभी कोई कमी नहीं रही। तो 1985 के आसपास प्रैक्टिस शुरू करने के 4-5 साल के बाद ही राम नाईक जी ने कहा कि आपको मलाड विधानसभा का चुनाव लड़ना है, और वो घर पे 3 बार आए। तो जब मैंने कहा राम बाबू हम लोग 7 भाई 1 बहन है, पिताजी संघ में रहे, फाइनेंशियली हम बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, तो मुझे सब 7 भाइयों का देखना है और उनको फाइनेंशियली स्टैब्लिश करना है। तो अगर मैं प्रैक्टिस में गया तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। केएम में जब हम लोग थे, कुपर में थे, भावा में थे, तो लोग अच्छे हो जाते थे क्योंकि उनके साथ में स्वभाव, तो ला करके 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, मैंने बोला भाई ये पैसे के लिए हम लोगों ने नहीं किया है, तो बट आप दे रहे हो वो बराबर है क्योंकि आज इस प्रकार की प्रथा है, लेकिन मैं पैसा किससे नहीं लेता। तो राजनीति में अगर मैं आता तो पैसे बनाने के लिए नहीं आता। आए क्यों नहीं? हाँ, वही बता रहा हूँ। तो मैंने राम नाईक जी को मना किया, फिर उन्होंने बोला दूसरा कौन, तो फिर रत्नाकर कामत। नहीं, आपने मना क्यों किया पहले वो बताइए। प्रैक्टिस से मोह नहीं छूटा था। अच्छा। प्रैक्टिस में जो मान सम्मान, और मैंने कहा ना फाइनेंशियली, पहले एम ये था कि यू शुड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। राजनीति में राम नाईक जी जैसे लोगों को छोड़ दो, नरेंद्र मोदी जैसे, 80% जो लोग आते हैं उनका फाइनेंशियल व्यवहार ठीक नहीं होता है। वो राजनीति को अपना व्यवसाय बना लेते हैं और फिर उनके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। अब ये बात मुझे तो पता नहीं कैसे राजनेता समाज में इतने लोगों को फेस कर पाता है। मैं तो अगर किससे 1000 रुपया भी डोनेशन ले आता हूँ तो जिंदगी भर उसकी गुलामी करता हूँ। फिर उसके बाद जब कभी भी लोग विधानसभा का चुनाव होता था, पहला प्रस्ताव मेरे नाम का होता था। कितनी बार आपके नाम का प्रस्ताव है? कम से कम 5 बार। अच्छा। हाँ, इसके बाद गोपाल शेट्टी जी ने मेरा फॉर्म भी भरवा के रखा था एमएलए के लिए, लेकिन मैंने राम बारोड़ को कह दिया था कि ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़ लेना। अच्छा। तो हाँ, जेपी मिश्रा तो उसके बाद डॉक्टर साहब को मिला था, डॉक्टर उसके बाद राम बारोड़ को मिला, वो भी हार गए। उसके बाद भी राम बारोड़ के बाद में रमेश सिंह खड़े हुए थे, ठाकुर रमेश सिंह। उस समय भी मेरे नाम का हमने तो सुना उस समय दिल्ली में आपका टिकट तय हो चुका था। हाँ। और लोकसभा के लिए भी आपका नाम चला था। इसके बाद 2014 में जब भी लोकसभा का ये हो रहा था प्रत्याशियों का चयन, उस समय सुरेश बघेरिया और सुनील देशपांडे वो क्षेत्रीय प्रचारक थे, और सुनील जी देशपांडे को जिम्मेदारी दी थी क्योंकि उस समय देश के सामने इतना बड़ा आर्थिक संकट था और देश बचाने की इतनी बड़ी विडंबना थी कि देश बचेगा कैसे, क्योंकि सोनिया गांधी एक ऐसा बिल लाई थी कि कहीं भी दंगा हो, कुछ भी हो, उसका जो है हिंदू के ऊपर मुकदमा होगा, भरपाई दंगे के खर्चे की हिंदू को करनी होगी। तो उसको लेके देश का खाली बिल ले आना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, बैंक खाली कर दिए थे, चारों बाजू त्राहिमाम महंगाई चरम पे थी। तो उस समय संघ जब कभी भी बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुत्थानम अधर्मस्य सृजामहम। जब जब धर्म की हानि होती है मुझे पृथ्वी पे आना पड़ता है। तो जब जब देश के ऊपर तकलीफ आई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं चुनाव के मैदान में, नहीं तो कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट संघ का नहीं होता। चुनाव के मैदान में यानी मदद करने की, बीजेपी की मदद। हाँ, मतलब वही। तो सुनील देशपांडे जी आए घर पे सुबह, बोले नाश्ता करने आ रहा हूँ, बोले आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है। अच्छा, ये कब की बात है? ये 2014। अच्छा, उस समय तो हाँ, मोदी जी की लहर थी।
मोदी जी की लहर लहर थी, हाँ। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नॉमिनेट कैंडिडेट, हुए हाँ। थे। तो जीतने का उस समय, क्योंकि उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का ही ये है, तो हारने का डर कभी नहीं था। अच्छा। लेकिन ये था कि प्रैक्टिस छोड़नी पड़ेगी। गोविंदा का उदाहरण सामने था, न घर का न घाट का, दो नावों पे पग रखने से सागर पार नहीं होने का। तो देखा था आंखों के सामने, न गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री का रहा, न राजनेता बन पाया। और दूसरा, मैंने जनप्रतिनिधियों को देखा था, सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात को 12 बजे घुसना, कितना भी काम, 100 काम किए तो कोई क्रेडिट नहीं, एक काम नहीं हुआ तो फिर माने राजनीति की जगह आपने अपने पेशे को महत्व दिया। हाँ। लेकिन आपको महाराष्ट्र शासन ने हाफकिन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया था। हाँ। तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? वो बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे जाने के बाद हाफकिन इंस्टीट्यूट लॉस में था, 5 साल प्रॉफिट में आया, 5 साल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को डिविडेंड दिया। ये कैसे हुआ? अभी सरकारी चीज़ों में तो आप जानते हैं कि 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में खरीदी जाती है। एक उदाहरण जो पेपर पे है वो मैं बताता हूँ। पोलियो, उस समय पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो भारत सरकार की हाफकिन इंस्टीट्यूट, रेरिक्यूला और एक सीरम इंस्टीट्यूट इन पुणे, वो प्राइवेट है, रेरिक्यूला हिमाचल में, ये 3 जन सप्लाई करते थे। रेणुका चौधरी उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी, तो उसने हाफकिन से खरीदना बंद कर दिया और प्राइवेट से खरीदती थी। तो मैं और मेरे IAS ऑफिसर चांद गोयल थे, हम दोनों दिल्ली गए। दिल्ली जाके मैंने वेद प्रकाश गोयल जी, उस समय जहाज रानी मंत्री थे, मैंने कहा बाबूजी ये गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से खरीदना चाहिए, तो ये प्राइवेट पार्टी से खरीद रही है। तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में उस समय जस्टिस शाह थे, उन्होंने हमारे फेवर में जजमेंट दिया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पोलियो, अटल जी की सरकार थी, मिली जुली सरकार। बाद में वो रेणुका चौधरी सुप्रीम कोर्ट में गई। अच्छा। हमारा लक देखिए, वही जस्टिस शाह जो यहाँ चीफ जस्टिस थे, वही जज बन के गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्हीं के सामने केस आया और उन्होंने कहा कि पोलियो का वैक्सीन हाफकिन से ही खरीदना पड़ेगा। आपके तो परिवार में ढेर सारे लोग डॉक्टर हैं, आपकी बिटिया भी नेत्र चिकित्सक है, तो अस्पताल भी बनवाए होंगे आपने? तो एक तो मेरा अपना अग्रवाल आई हॉस्पिटल है, फिर संजीवनी हॉस्पिटल मलाड ईस्ट में है, जकरिया रोड पे अदिति हॉस्पिटल है, एक हम लोग संजीवनी चंद्रभान अग्रवाल चैरिटेबल हॉस्पिटल मलाड ईस्ट में चलाते हैं, वो चैरिटेबल है। और अभी एक विरार में मैं 100 बेड का हॉस्पिटल खोल रहा हूँ। तो ये मतलब 4 हमारे व्यावसायिक हॉस्पिटल हैं और एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो एक अच्छे नेत्र चिकित्सक हैं आप, शिक्षा संस्थानों के संस्थापक हैं, कई अस्पतालों के संस्थापक हैं आप, समाज सेवा इतना करते हैं और परिवार जैसा माहौल लेकर आप चलते हैं समाज में। तो हम उम्मीद करें कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल को हम आने वाले दिनों में कुछ नेतृत्व करते हुए राजनीति में या और किसी फील्ड में देख सकेंगे? नहीं, अभी राजनीति की तो उम्र निकल गई। राजनीति जो होती है वो एक, आप समझ लीजिए 40 से 60 के बीच का ये होता है। ऐसे तो नहीं है, मैं तो देखता हूँ कि 50-60 के बाद ही राजनीति नेता रहते हैं, उनको अभी तो कई लोगों को राज्यसभा में भेजा गया। अभी मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है, कोषाध्यक्ष का, तो वो अपने आप में मतलब छोटी चीज़ नहीं है। तो विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए काम करने में भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी एकल विद्यालय काफ़ी चलाती है, छात्रावास चलाती है, स्कूल्स काफ़ी चलाती है, भजन मंडली हैं। आदिवासी क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा काम है, उनको फंड्स की ज़रूरत होती है, तो उनको फंड्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है। तो अभी हमने यात्री निवास बनाया है अयोध्या में 6 एकड़ में, उसमें करीब 200 कमरे हैं, 50 फ्लैट हैं, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ जा कर के ठहर सकता है बिना पैसे के। नहीं, बहुत नॉमिनल रखा है, जैसे कि 200 रुपये हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, भोजन का है 50 रुपया, जो भी है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का एक सेक्शन है और पेड एक सेक्शन है। तो उसके लिए बहुत सारा फंड्स इकट्ठा करके मुंबई से देना। ये बन गया अयोध्या में? बन गया, चालू हो गया, बन गया। और उसमें एक हमारे परिवार का कमरा है और 5 कमरे हमारे DG खेतान इंटरनेशनल स्कूल के हैं। मुंबई से मैंने करीब 20-25 कमरों का
फंड्स अच्छा 4-5 करोड़ इकट्ठा करके दिया। आम लोगों को मिलता है हाँ। कमरा? आम लोग मतलब मैं चिट्ठी लिख करके दे दूं तो साल में 1 महीने फ्री ऑफ चार्ज वो उनको वहाँ रहने को मिलेगा। अच्छा। धार्मिक काम में भी आप काफ़ी आगे रहे हैं और धार्मिक आयोजन भी खूब करते हैं, तो क्या क्या किया है आपने? मंदिर वगैरह भी बनवाए हैं क्या? हाँ, मंदिर मैंने, जो मेरा नेटिव प्लेस है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तहसील खैर है, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर मैंने मेरे माता जी की स्मृति में बनवाया है। और बाकी तो संघ से जुड़े होने के कारण वात्सल्य ग्राम में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मुंबई का है, और वो हम जो 2-4 दोस्त हैं उन्हीं के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपया वहाँ भी मंदिर, हम लोग अपना व्यक्तिगत कोई चीज़ न बनाते हुए वो समाज के माध्यम से बने। अब जैसे एक आपको बताता हूँ मैं, कारला लोनावाला में जी। 10 एकड़ में हमने एक महाराजा अग्रसेन पैलेस बनाया है। उसमें 150 कमरे हैं, 5 स्टार है, एयर कंडीशन कमरे हैं, 10,000 फुट का बैंक्वेट हॉल है, 10,000 फुट का डाइनिंग हॉल है, 2500 फुट के 30 बैंक्वेट हॉल हैं, ओपन ग्राउंड, कार पार्किंग। तो वो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बनाया है। तो हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम 50 परिवार उसमें ट्रस्टी हैं, मेरा परिवार है, बगेरिया जी हैं, जिंदल जी हैं, हम सब ने 1.25 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट किया, 60 करोड़ जमा हुए, 40 करोड़ कमरे के नाम पे वो ऐसे। तो आज वो पिछले 3 साल 4 साल से कार्यरत है। आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो 5 लाख के मिनिमम बजट में 2 से 3 दिन तक खाना पीना नाश्ता सारा वहाँ पे आप वेडिंग कर सकते हैं। आम लोगों को भी सभी उपलब्ध के है? हम यूजुअली 2 चीज़ हैं, एक ये महाराजा अग्रसेन मीन्स अग्रवाल समाज की है। अग्रवाल समाज ऐसा है कि हमारे लोग यूजुअली बहुत हाई फाई होते हैं, पैसे की कमी है, उनकी शादियाँ तो 5 स्टार में होती हैं, वो अपनी शादी उसमें नहीं करते। अच्छा। लेकिन एक आम आदमी के लिए वो कोई भी उसमें जाके कोई भी करा जा सकता सकता है। जी। वहाँ पे संघ के कार्यक्रम होते हैं, केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, विश्व हिंदू परिषद की होती है, बनवासी कल्याण आश्रम की होती है। अच्छा। उनसे हम शुल्क नहीं लेते, लेकिन हम 4 ट्रस्टी, मान लो 5 लाख का बिल हुआ तो हम 4 ट्रस्टी 50-1.25 लाख रुपया अच्छा। संस्था से को नहीं करना, क्योंकि ट्रस्टी वहाँ 50 है, संघ के मान लो 40 हैं, 10 हैं जो दूसरी विचारधारा के हैं, एक ना एक दिन टकराव होगा। तो इसलिए अगर मैं भी जाऊंगा वहाँ पे तो मैं कभी फ्री नहीं ठहरूंगा। वो अलग है कि मुझे 25% 30% पैसे नहीं लेंगे वो, लेकिन मैं दे करके आऊँगा कि नहीं, आई कैन अफोर्ड, मैं दे सकता हूँ तो देना चाहिए। ये सामाजिक हित की इतनी आप बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, इतनी सोच कहाँ से आती है डॉक्टर साहब? ये सारा सब देख देख करके संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा योगदान है। माने संघ के संस्कार हाँ, फिर की वजह पिताजी का, जैसे मैं मेरे पिताजी का बताऊं, वो कोटा राजस्थान में रहे आजीवन, पहले विभाग कार्यवाह रहे, केंद्रीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे, फिर जितने भी शिविर होते थे, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, उसमें मुख्य शिक्षक रहना और व्यवस्थापक रहना, ये बहुत बड़ी। तो मैंने कभी पिताजी को डोनेशन करते हुए नहीं देखा, तो मैं सोचता था पिताजी कभी डोनेशन ही नहीं करते हैं। तो एक बार मेरे पिताजी, मुझे जाने का मौका मिला वहाँ के कॉलेज और उसमें मैंने देखा कि हर बोर्ड पर दादी का नाम लिखा हुआ है, मेरी सावित्री देवी दुलीचंद गुप्ता, पिताजी गुप्ता लिखते थे। अच्छा। सामने लिखा हुआ है 2 लाख रुपया, 40 साल पहले का बता रहा हूँ। उस दिन मेरी आंखें खुली, बोला हर स्कूल में, और उन्होंने इतने स्कूल बनवाए। जिस 8-8 एकड़ के ग्राउंड पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था, पैर नहीं रखने देते थे, अनऑथराइज, जैसे आज कब्जे टूट रहे हैं, ये करीब 30-35 साल की बात, सारे लोगों को डिमोलिश करके रातों रात बाउंड्री लगा के वहाँ पे स्कूल खड़े किए। माने बाबूजी डोनेट करते थे मम्मी जी के नाम पर? हाँ, माता जी, अपना नाम कभी भी नहीं। आपको प्रेरणा वहीं से मिली, वही प्रभाव पड़ा आप वहीं पर? से। तो आप किसके नाम से डोनेट करते? मेरे माता जी के नाम से, अच्छा। संजीवनी चंद्रभान अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरे ट्रस्ट में से, क्योंकि ये थोड़ा बताने में ज़रा बड़ा ऑड लगता है, मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक़ काफ़ी है। तो जैसे कोई रिक्शे वाला, काफ़ी रिक्शे वाले हैं, पोईसर में से 4-5 जन हैं। अच्छा।
कई लोग हैं उनके बच्चे इंजीनियर बन गए। मेरा जो आप सब्जी तोड़ने गए थे ना, विनोद केयर टेकर, वो द्वितीय वर्ष शिक्षित है। वो फार्म हाउस में हम गए थे। फार्म हाउस में जो है, उसके बच्चे को मैंने कैटरिंग का डिग्री कराई अथर्वा से, अपने खर्चे से। हमें नहीं, 2.25 लाख रुपए साल की फीस है, 3 साल का कोर्स है। तो अभी अगर उसका बच्चा बीएससी कैटरिंग हो गया तो कहीं भी 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। मैंने उसका भविष्य बन गया। भविष्य बन गया। अब उसकी बेटी है, उसको मैं डीएमएलटी करा रहा हूँ। तो मुझे पढ़ाने में कोई भी व्यक्ति आ जाए, बच्चा है कि भाई मुझे ये करना है, तो ऐसे काफ़ी लोगों का। तो कोई गरीब अगर बच्चा हो, पढ़ना चाहे तो आपके पास भेज सकते हैं? हाँ, कभी भी, कभी भी। तो आप कोई क्राइटेरिया उसका रखते हैं? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं। अभी विजय ये झा हैं पोईसर में नगर सेवक, शिव कुमार झा, उनके पास आते रहते हैं। वो मेरे पास भेज देते हैं। तो फिर उसने कहा कि भाई हमारे पिताजी नहीं हैं, तब तो कोई प्रूफ मांगने की ज़रूरत ही नहीं। तो मतलब क्योंकि 24,000 रुपया फीस होती है खाली कॉलेजेस में। जब 11th में एडमिशन है तो 22 या 24,000, तो 24,000 कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। तो उनके ब्याह पे आप भर देते हैं? अब मैं वो स्कूल के नाम पे चेक दे देता हूँ। ऐसे 20-25 बच्चे एवरी ईयर। ग्रेजुएशन तक देते हैं या कि 1 साल? जब भी वो आएगा। अच्छा, हर साल आया तो हर साल। अच्छा। अभी एक बच्चा है, उसकी माँ, पिताजी शायद एक्सपायर हो गए, माँ बर्तन घसती है। बच्चे को रत्नागिरी में मेरिट पे एडमिशन मिला है, तो उसकी फीस जाती है 1.5 लाख। मेरिट पे तो फीस बहुत कम होती है, प्राइवेट में तो 30-30 लाख है। तो मुझे पता चला तो मैंने इमीडिएटली डीजी खेतान, हमारे ट्रस्टी भी बहुत अच्छे हैं, तो जिस दिन वो आया उसी दिन नवचेतना से 1.5 लाख का चेक काट के दे दिया। अब मतलब तेरा इसका हॉस्टल का और खाने का खर्चा, बोले सर वो 7,000 रुपया महीना होता है। तो 12/7 = 84, वो मेरी ट्रस्ट से दे दिया। तो स्कूल से फीस दिला दी मेरी ट्रस्ट से। तो वो बच्चा अभी फाइनल MBBS में पढ़ के हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना, और प्लस ट्रीटमेंट तो हम लोग खुद ही कर देते हैं। मेरी वॉचमैन था एक नेपाली, उनको आयुष्मान भी लागू नहीं होती है, आधार कार्ड भी नहीं होता है, बिकॉज दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको कैंसर हो गया मुंह का, तो मैंने सुनील को कहा भाई इसका ऑपरेशन फ्री करना है। सुनील माने आपके भाई? सब कैंसर स्पेशलिस्ट हैं जो। तो ऑपरेशन करके भी 8-10 साल हो गए, और काफ़ी ऑपरेशन हम लोग संजीवनी में फ्री करते हैं। बट कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, वो सब चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। अब कोई आके बताएगा ही नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो फिर मालूम नहीं पड़ता है। इतनी उपलब्धियों के बाद, इतने सारे आप तमाम संपर्कों के बाद, तमाम उपलब्धियों के बाद भी इतने सरल कैसे हैं डॉक्टर साहब? पहला सवाल फिर आ गया। आपको कभी अभिमान नहीं होता? नहीं। मतलब ये मुझे लगता है इसमें ना, आमतौर पर लोग फूल जाते हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और पिताजी का सबसे बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है आप जैसी संगत में रहते हैं, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ, सुनील जी NDTV में क्राइम रिपोर्टर थे। इनके परिवार में अजय हो, सुनील जी हो, कभी मतलब नहीं तो पत्रकार ऐसे ऐसे होते हैं जो मतलब पत्रकार बन गए, पुलिस में आ गए, गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए, तो फिर वो ज़मीन पे पैर नहीं रखते। लेकिन मेरा पाला हमेशा ऐसे लोगों से पड़ा। राम मनोहर त्रिपाठी जब ऑपरेशन के लिए आते थे ना, तो मैंने उनके जैसा हम्बल आदमी नहीं देखा। अरे डॉक्टर साहब बटाटा वड़ा मंगाओ, चाय मंगाओ, बैठ के पियेंगे, मतलब एक दोस्त की तरह। नगर विकास मंत्री जिसके आगे पीछे पैसों से भरी हुई गाड़ियां घूमती हों, पैडर रोड पे एक बिल्डिंग थी, सह्याद्री थी सारी, उसके ऊपर के 4 माले गिराने थे, अनऑथराइज थे। लोग उनके पास 20-20 करोड़ का ऑफर लेके आते थे, लेकिन वो राम मनोहर त्रिपाठी को कोई टच से बस नहीं कर सकता। बिल्कुल। राम नाईक जी के साथ दिन रात रहे, बहुत हम्बल। राम नाईक जी ने कभी भी ये नहीं बताया कि मैं पेट्रोलियम मंत्री रहे हों, रेलवे मंत्री रहे हों, आप फ़ोन करो सीधा उठाते थे। तो और अभी भी एक्टिव हैं। मतलब भले आज आप जैसी संगत में रहते हो, जैसा लोगों को देखते हो, आपके पास उसी प्रकार का आपका आचरण हो जाता है। हमेशा हम लोग उन्हीं लोगों के साथ रहे। अच्छा, इसमें भी एक विचारधारा होती है। हम लोग हमेशा
राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वालों के साथ रहे, वहीं एक दूसरा रहा जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे। मैं पहले देश बाद में, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी है देश पहले मैं बाद में। तो ऐसे लोगों से भी हमारा संपर्क आया। वो लोग मतलब जब मैं उनको चीफ गेस्ट बुलाता था गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, तो 10 कदम गाड़ी में चल के नहीं बैठते थे, ड्राइवर को बोलते थे रिवर्स लेके गाड़ी आ। और ये गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब भी एक ऐसा माइलस्टोन रहा मेरे जीवन में। मैं जब भी हाफकिन में चेयरमैन बना था तभी मुझे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की जिम्मेदारी दी। दलदल थी जगह, हम लोग कोर्ट में लड़ कर के रहेजा से 70 लाख रुपए भरने थे जगह के, लेकिन 1 रुपया नहीं था। ऐसे में मैंने कमान संभाली और लोगों से 32 करोड़ रुपये, उन दिनों में फ्लैट मिलता था 15 रुपया फुट में, 20 रुपया फुट में सुंदरनगर में, और ऐसे समय में 32 करोड़ रुपये इकट्ठा करके 70 लाख उनके भरे, बाउंड्री लगाई और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब 1.5 से 1.25 साल में खड़ा किया। लोगों ने सिर्फ विश्वास के ऊपर पैसा दिया। लोगों ने सोचा डूबेगा तो डूब जाओ, लेकिन डॉक्टर साहब घर पे आए हैं। रात को 12-12 बजे मैं घर पे जा कर के चेक लेके आता था, खाना भी खिलाते थे, चेक भी देते थे। और आज वही क्लब मुंबई के सबसे नामी, सबसे बढ़िया क्लबों में से एक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बन के खड़ा हुआ। बहुत सारी उसके साथ में चुनौतियां भी थीं, लेकिन हर वर्ग का मुझे उसमें राम नायक जी का बहुत सहयोग मिला, गोपाल सेट्टी का बहुत सहयोग मिला, राजेश शर्मा का बहुत सहयोग मिला, विनोद घेड़िया का बहुत सहयोग मिला, सुभाष देसाई का कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मदद न की हो, और वो व्यक्तिगत संबंधों के कारण। मुंबई वेस्टर्न सबब का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्लब है आज भी, पहला ही क्लब था। बहुत मतलब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब एक ऐसा लैंडमार्क रहा। फिर जब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में उससे थोड़ा सा 2-3 साल दूर रहे तो फिर डीजी खेतान खड़ा हुआ, फिर गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में पूरा मैनेजमेंट आया। तो ये तो चलता रहता है। फिर संजीवनी वर्ल्ड स्कूल दहीसर में खड़ा हुआ। आज संजीवनी वर्ल्ड स्कूल की भी फीस वही है 80-90 हज़ार रुपये। सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ द एंटायर एरिया। और दूसरा, स्कूल में एकेडमिक्स तो बहुत हाई है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति को बचा करके बच्चों के अंदर संस्कार डालना। मतलब आज सबसे बड़ी कमी जो है, बच्चे अंग्रेजी बोलना तो सीख जाते हैं। अंग्रेजी पेट भरने की भाषा हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी संस्कारों की भाषा नहीं है, संबंधों की भाषा नहीं है। क्योंकि आपको अगर संबंध है, ये मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, मातृभाषा ही हो दीदी है, वो मातृभाषा ही हो सकती है। तो मेरा आग्रह अपने स्कूल के बच्चों से यही रहता है कि आप वर्ल्ड क्लास अंग्रेजी बोलो, लेकिन घर में अपनी मातृभाषा में बात करो तो आप जीवन में सफल होंगे। मातृभाषा अंग्रेजी से, अंग्रेजी पेट भरने की भाषा है, मातृभाषा संस्कारों की, सनातन की और आपके व्यक्तिगत उत्थान की भाषा है। तो हमेशा हमें अपने बच्चों को मातृभाषा पे। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आपका आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बातें हुई आपके साथ और काफ़ी नई जानकारियाँ भी उसके अंदर मिली। तो आप आपकी जो कहानी है एक सफल डॉक्टर की नहीं है, बल्कि साथ में एक प्रेरणा भी है, जो सेवा ही धर्म है ये बताती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोगों को उम्मीद है कि ये बातचीत हमारा श्रेष्ठ संवाद पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।